बिम्स्टेक। दोस्तों ये नाम आपने अक्सर सुना होगा। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड की विजिट पे गए हैं। थाईलैंड वो क्यों गए थे, वहाँ पे कौन सी समिट होने वाली थी, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक, ये क्यों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आने वाले समय में इसका इम्पोर्टेंस और क्यों बढ़ने वाली है। आज के इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है आकाश मित्तल। स्वागत है आपका A1 नौकरी के यूट्यूब चैनल में, हमारी सीरीज नेशनल इंटरेस्ट के दूसरे वीडियो में, जो कि है बिम्स्टेक पर। जी हाँ, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जी हाँ, थोड़ा सा भारी इसका नाम है, पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली साउथ एशिया की 5 कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया की 2 कंट्रीज को मिलाकर बनाया गया है। और ये, जैसा कि आपने देखा कि ये एशिया के अराउंड सिमटा हुआ है, तो इसे एक रीजनल कोऑपरेशन कहेंगे, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। और क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा देश इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन हम उसे कहते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा देशों का समूह होता है। और रीजनल इसलिए क्योंकि ये एक रीजन में सिमटा हुआ है, पूरे दुनिया के देश इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन से देश शामिल हैं देखते हैं। टोटल मैंने बताया 7 देश हैं इसमें, जिसमें से 5 जो हैं वो साउथ एशिया के हैं। साउथ एशिया मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा है उसे साउथ एशिया कहते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया होता है ये रीजन, जो जिसके 10 देश हैं जिन्हें हम आसियान के नाम से जानते हैं। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और ये जो साउथ एशिया के देश है, इनका एक एसोसिएशन है जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। वैसे इन 2 संगठनों का बिम्स्टेक से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले जान लेते हैं वो 7 मेंबर्स कौन है। सबसे पहला है इंडिया, फिर है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये हुए साउथ एशिया के 5 देश। और साउथ ईस्ट एशिया के जो 2 देश हैं वो हैं म्यांमार और थाईलैंड। अब इसे याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका ये है, वो हमें पता चल जाएगा जब हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो ये बना था, बिम्स्टेक बना था 6 जून 1997 में। जिस समय ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसका नाम था बिस्ट एक या बिस्ट ईसी। बिस्ट का मतलब था बांग्लादेश, इंडिया, एस का मतलब श्रीलंका, टी का मतलब थाईलैंड। तो ये 4 देशों का समूह था। और ईसी का मतलब था इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मेनली जो इसका मोटिव था वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन था इन 4 देशों के बीच में। फिर उसी साल दिसंबर में म्यांमार ने भी इसे ज्वाइन कर लिया, तो इसका नाम पड़ गया बिम्स्टेक। ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड, तो 5 देश हो गए। और बिम्स्ट और ईसी का मतलब हो गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर आगे चल के इसमें नेपाल और भूटान 2 देश और ऐड हो गए। ठीक है, क्योंकि वो इस रीजन का पार्ट थे और लैंडलॉक कंट्रीज हैं। अगर आप ध्यान से इंडिया का मैप देखें, हमारे इस रीजन का मैप देखें, तो नेपाल और भूटान लैंडलॉक कंट्रीज हैं। मतलब उन्हें जो भी सप्लाईज चाहिए होती है उसके लिए वो इस बे ऑफ बंगाल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो बहुत लॉजिकल था कि बिम्स्टेक में नेपाल और भूटान को भी शामिल किया जाए। अब बिम्स्टेक का जो नाम है, उसकी जो फुल फॉर्म है, नेपाल और भूटान के आ जाने से बिल्कुल वो बदल गई। तो इसलिए फिर उसका एक नया नाम रखा गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एक तरीके से कहिए कि कंट्रीज पहले आई और नाम बाद में डिसाइड हुआ, और नाम को जिगजैग करके किसी ने थोड़ा वहां पे अपनी क्रिएटिविटी लगाई और इसे इस तरीके का नाम दे दिया, ताकि नेपाल और भूटान को भी लगे कि हाँ, हम इसमें शामिल हैं। नहीं तो पहले की जो 5 कंट्रीज थी सिर्फ उनका नाम होता है उसमें। ठीक है, इसलिए इसकी रीनेमिंग की गई। तो ये जो रीनेमिंग थी ये 2004 में की गई, जब इसकी फर्स्ट समिट हुई बैंकॉक में। ठीक है, तो इसका नाम, मतलब इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। तो बिल्कुल आसान है, आप सिंपली इसकी अगर स्टोरी हिस्ट्री को याद रखें, BIMST का फुल फॉर्म याद रखें, और अलग से बाद में नेपाल और भूटान ऐड हो गए थे। क्यों ऐड हुए थे? क्योंकि उनको इंडिया ने ही इंसिस्ट किया कि वो आ जाएं, और क्योंकि इंडिया इसमें सबसे बड़ा देश है तो इंडिया की बात जनरली इसमें नहीं कटेगी। नेपाल भूटान का आना भी लॉजिकल था क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्रीज हैं और
ऐसे देश हैं जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो सब चाहेंगे कि उनके साथ हमारा कोऑपरेशन बना रहे। तो ये हुए 7 कंट्रीज। ये एक पहला इशू है जो भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसी संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, और ये अक्सर सवाल भी बनता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, थर्ड जो इसका बिम्स्टेक का समिट हुआ 2014 में हुआ, और ये समिट ढाका में, फिर इसमें इसका सेक्रेटरीट स्टेब्लिश किया गया। पहली बार परमानेंट एक सेक्रेटरीट बिम्स्टेक का ढाका बांग्लादेश में 2014 में स्टेब्लिश किया गया, क्योंकि एक सेक्टर ड्रिवन ग्रुपिंग है। सेक्टर ड्रिवन ग्रुपिंग का मतलब जो मेजर इश्यूज हैं उनको सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और हर कंट्री को एक एक टास्क दे दिया गया कि आप इस सेक्टर के लीडर रहेंगे और आप इसको लीड करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर्स और सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। तो आप देख सकते हैं जो भी अपने 7 कंट्रीज हैं उनके अलग अलग सेक्टर्स और सब सेक्टर्स में उनको टास्क दिए गए हैं। जैसे कि थाईलैंड को कनेक्टिविटी दिया गया है, नेपाल को पीपल टू पीपल कांटेक्ट दिया गया है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट मतलब कल्चर, टूरिज्म। श्रीलंका को साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का मिला है। इंडिया को सिक्योरिटी का मिला है। क्यों? क्योंकि इंडिया की एक्सपर्टीज है, इंडिया की सेना सबसे बड़ी है और इंडिया के पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेस है। अगर आप सातों देशों के समूह को देखें तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। नेपाल आप जानते हैं कि हिस्टोरिकली और कल्चरली बहुत रिच है, तो उसे वो टास्क दिया गया है। तो जैसी जिस कंट्री की स्ट्रेंथ है उसे वैसा टास्क दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल भूटान को हमने इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज दिया है। आप जानते हैं कि भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली आगे रखा जाता है। वहाँ 70% से ऊपर एरिया फॉरेस्ट या ग्रीनरी के अंडर आता है। तो भूटान क्योंकि बहुत इन्वायरमेंटली कॉन्शियस कंट्री है, इसलिए उसे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी दी गई है। म्यांमार में एग्रीकल्चर का काम मिला है। बांग्लादेश को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट का काम मिला है। क्यों? क्योंकि वो पोर्ट लेड कंट्री है और काफी ट्रेड में उन्होंने प्रोग्रेस की थी उस ड्यूरेशन में। तो इस तरीके से कंट्रीज को अलग अलग टास्क दिए गए हैं। मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने जैसे इनिशियली अगर इसका नाम था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियस है कि इन देशों के बीच में ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो सके। सेकंड क्या हो सकता है कि और अलग अलग जो भी कॉमन इंटरेस्ट के एरियाज हैं उनके उसमें उनके बीच में कोलैबोरेशन हो। क्या कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है कि कनेक्टिविटी, रोड नेटवर्क बन जाए, तो ये कॉमन इंटरेस्ट है भाई, इसमें सबका फायदा है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए तो ये सबका कॉमन फायदा है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इस एरिया में सुनामी आती है या फिर साइक्लोन आता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कॉमन कोऑपरेशन हो सकता है। सिक्योरिटी बहुत बड़ा क्राइसिस है। क्यों सिक्योरिटी क्राइसिस है? क्योंकि ये रीजन जो है वो गोल्डन ट्रायंगल आपने सुना होगा, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग और माफियाओं का बहुत बड़ा ये यहाँ पे कह लें हॉट स्पॉट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हो सकते हैं, वो समय समय पे निकल के आते हैं और आप बिल्कुल इसे कॉमन सेंस से जज कर सकते हैं कि इन रीजन्स में जो भी कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे होंगे वही इसका ऑब्जेक्टिव होगा। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो जनरली जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं उनमें सिंपल ऐसे ही प्रिंसिपल्स होते हैं कि एक दूसरे की सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस का ख्याल रखा जाएगा। सबको इक्वल माना जाएगा, हर कंट्री को, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। सबकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल रखा जाएगा। तो सपोज जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं या लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते हैं उनको मतलब उसमें छोटे कंट्री को किसी को दबाया नहीं जाएगा। ठीक है, इंटरनल अफेयर्स में हम एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सब कंट्री चाहते हैं कि कोई उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करे। फॉर एग्जांपल आज म्यांमार में डेमोक्रेटिक क्राइसिस चल रहा है। वहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट है जिसे हम हुंता या जनता गवर्नमेंट कहते हैं और मिलिट्री कू हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में म्यांमार की गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इंडिया या कोई भी और देश इंटरफेयर ना करे इनके जो इंटरनल मैटर्स हैं, सिक्योरिटी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, एक दूसरे को पीसफुल को एग्जिस्टेंस करने देना है, एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करना है, वगैरह वगैरह। तो ये भी बहुत अगेन बहुत कॉमन और बहुत कॉमन सेंस से आप आसानी से बता सकते हैं। ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या कर रहा है? इंडिया
या इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया, इन दोनों के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है, कनेक्टिविटी और एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है। ये रीजन रहने को तो बहुत आसपास है, पर इनके बीच में प्रैक्टिकल दूरियां बहुत ज्यादा है। ना तो कोई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ना पीपल टू पीपल कनेक्ट कॉपरेशन, और वैसे बिजनेस ट्रेड ये सब चीजें बहुत लो है एज कंपेयर टू लेट्स से आसियान कंट्रीज या यूरोप की कंट्रीज। इनके मुकाबले देखें तो साउथ एशिया में इंटरनली और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के और साउथ एशिया के बीच में बहुत लो ट्रेड है। तो इस जो शॉर्टकमिंग है इसको ब्रिज करना इसका मेजर उद्देश्य है। तो सार्क और आसियान इन दोनों कंट्रीज के कुछ मतलब कॉमन मेंबर्स हैं, क्योंकि इसमें इन दोनों को जोड़ना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, या यूं कहें कि इसका पोटेंशियल है कि ऐसा ये कर सकता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स थे जो हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए, और ये बहुत फेमस हैं, कई सालों से ये न्यूज में रहे हैं और अक्सर इन पे क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो जैसे एक है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कलादान जो है ना एक रिवर का नाम है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, कोलकाता का जो ये हुगली पोर्ट है, हुगली रिवर है, और यहाँ से ये पोर्ट को कनेक्ट करता है सीधे म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार के सितवे पोर्ट पे। और यहाँ से फिर रिवर वाला प्रोजेक्ट बनेगा, वाटरवे प्रोजेक्ट बनेगा, और फिर यहाँ से रोड के माध्यम से इंडिया आओगे। तो बेसिकली अभी आपको अगर कोलकाता से कोई सामान मिजोरम पहुंचाना है तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा पूरा चिकन नेक्स होते हुए, ठीक है, और रोड ही एकमात्र रास्ता है। तो हमने सोचा कि हम अगर कोलकाता से पोर्ट से ये चीज को कवर करें और यहाँ से सामान को भेजें, और फिर यहाँ से रिवर वाटर वाला प्रोजेक्ट बना दें, और आगे फिर हम रेल रोड से सामान को भेज दें, तो बहुत सारा हमारा कॉस्ट बचेगा, बहुत सारा समय बचेगा, और ये पूरा रीजन जो कि अंडर डेवलप्ड है वो डेवलप्ड हो जाएगा। तो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ये। लगभग ये 1500 किलोमीटर होते हैं, और ऐसे अगर अपन जाते हैं तो ये लगभग 700 किलोमीटर आता है। तो 700 किलोमीटर की सेविंग हो जाएगी। और आपको पता है कि सी रूट से जब अपन जाते हैं तो वो कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो 2008 का प्रोजेक्ट था, लेकिन आज तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों कंप्लीट नहीं हो पाया? क्योंकि म्यांमार और ये पूरा जो रीजन है ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, हमेशा यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जैसे आपने वो बीच में रोहिंग्या क्राइसिस सुना होगा, ये सारा यही रीज़न है। तो इस रीजन में कंटिन्यूअसली जो है इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। देखिए ये जुलाई 2025 तक इसको एक्सटेंड किया गया है, लेकिन अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सितवे पोर्ट कहाँ है, कलादान रिवर कहाँ है, और ये मिजोरम को कनेक्ट करता है, तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब अपन आते हैं, एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वो है एशियन ट्राइलेटरल हाईवे, ठीक है। ये भी आपने सुना होगा, इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार तीनों देशों को कनेक्ट करता है। तो थाईलैंड से शुरू होके और म्यांमार होते हुए ये मणिपुर आता है। मणिपुर में मोरेह करके जगह, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि कौन सी जगह पे ये कनेक्ट होता है, और फाइनली ये न्यू दिल्ली तक। तो ये एक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है, जो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और अगेन ये भी कंस्ट्रक्शन में है। कौन सा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ होगा? ऑब्वियस है, म्यांमार वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। 2021 से म्यांमार में जब से कू हुआ है ये हॉल्ट है, या फिर कहें कि स्लो डाउन हो चुका है, ठंडे बस्ते में जा चुका है, ठीक है। अगेन इन्होंने कहा कि ये गेम चेंजर होगा ऑब्वियसली, बट वो अगर हमसे सॉल्व कर पाए। फिर एक और आपने प्रोजेक्ट सुना होगा, BBIN, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट क्या है कि कोई भी पैसेंजर गाड़ी अगर लेट्स से बांग्लादेश से चलती है, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इन चारों कंट्रीज में वो सीमलेसली, मतलब बिना किसी रोक टोक के आसानी से फ्लो कर सके, बोथ पैसेंजर या कार्गो, दोनों ट्रैफिक, मतलब मालवाहक
या यात्री, दोनों आसानी से ट्रैवल कर। तो इससे क्या होएगा कि जो वीज़ा है या मोटर रेगुलेशन है, ये सारी जो ज़रूरतें हैं वो ख़त्म हो जाएँगी और एक तरीके से बहुत आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर पाओगे, ठीक है? इसके कई सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, ये हम स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, तो आप इसे और डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि भूटान ने इसमें मना कर दिया आने से। अगेन क्योंकि भूटान एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंट्री है, तो वहाँ के जो लोकल उन्होंने जो एक तरीके से अपना व्यू लिया, तो उसमें ये आया कि भई ये हमारे लिए उतना फ़ायदे का सौदा नहीं है और हमारे कह सकते हैं कि जो लोकल इकोसिस्टम है और एनवायरनमेंट को बहुत हैम्पर करेगा, क्योंकि इतना जो ट्रैफ़िक का इन्फ्लो होगा वो हम हैंडल नहीं कर पाएँगे एज़ ए कंट्री। इसलिए हम इससे बाहर आ रहे हैं। तो एक प्रकार से ये भी ठंडे बस्ते में। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि बिम्स्टेक के ज़्यादातर जो इनिशिएटिव्स हैं, बिम्स्टेक के इनिशिएटिव नहीं कहूँगा, इस रीजन में जो ज़्यादातर इनिशिएटिव्स हैं वो कोल्ड शोल्डर हो चुके हैं या एक तरीके से कहें कि पूरे तरीके से वो हॉल्टेड हैं। तो इस रीजन में कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट अपन कर पा नहीं रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो भूटान के, वही अगेन मैंने जो समझा दिया आपको, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण भूटान ने इस पे प्रोजेक्ट में आना मना कर दिया। ठीक है। बिम्स्टेक और इंडिया का क्या इसके लिए इम्पोर्टेंस है और बिम्स्टेक पे इतना इंडिया क्यों फोकस कर रहा है? ये टॉपिक हमने चुना है क्योंकि इंडिया के लिए बिम्स्टेक प्रायोरिटी है। वो क्यों प्रायोरिटी है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आपको इंडिया की 2 मेजर फॉरेन पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। एज़ ए स्टूडेंट ये दोनों पॉलिसीज़ आपको एग्ज़ैक्टली वर्बैटिम पता होनी चाहिए। पहला है नेबरहुड फर्स्ट। ये पॉलिसी 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने एक प्रकार से, ये ऑलरेडी हमारी पॉलिसी थी पर इसे और बेटर फॉर्म में इन्होंने या और उन्होंने पुश फॉरवर्ड किया। तो हमारी पहली पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये क्या कहता है कि इंडिया कि दुनिया के किसी देश को बाद में इंपॉर्टेंस देगा या सिग्निफिकेंस देगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका नेबरहुड है। तो उसका नेबरहुड कौन है? सार्क की सारी कंट्रीज, ठीक है। उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, सॉरी म्यांमार नहीं आता सार्क में, श्रीलंका, ये देश आते हैं। या बिम्स्टेक की सारी कंट्रीज, बिम्स्टेक में आपका म्यांमार भी आ जाएगा था। तो ये नेबरहुड को हम पहली प्राथमिकता देंगे। ये उनका हमारे फॉरेन पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो मेजर हमारा फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो है एक्ट ईस्ट। पहले जो कि लुक ईस्ट के नाम से था, 1991 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। 1991 के बाद इसे बदल के इन्होंने एक्ट ईस्ट कर दिया कि ताकि लुक के बजाय एक्ट, ताकि और बेटर अपना, और ये लगे कि हम और ज्यादा इस पे पुश कर रहे हैं, लगे नहीं, हम एक्चुअली इस पे और ज्यादा ध्यान देते। इसमें क्या है कि हम साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है, साउथ ईस्ट एशिया में आसियान आपको याद होना चाहिए, 10 कंट्रीज इसमें आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 10 कंट्रीज हैं आप कमेंट में बताइए। तो इन 10 कंट्रीज के साथ हमारे संबंध बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इसके क्या फायदे होंगे? ये जो हमारा रीजन है पूरा, ये हाईली अंडर डेवलप्ड है। आप वेस्ट बंगाल, बिहार से शुरू कीजिए और पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ये सिक्योरिटी चैलेंज है इंडिया के लिए। यहाँ सिसेशनिस्ट गतिविधियां होती रहती हैं और हाईली अंडर डेवलपमेंट है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, ट्रेड हो, टूरिज्म हो, कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये सब कैसे संभव है? जब हम बगल के देशों से अच्छे संबंध रखें और कोऑपरेट करें। ठीक है, तो ये जो 2 हमारी मेजर पॉलिसीज हैं, इनके हार्ट में है बिम्स्टेक। आप देखिए बिम्स्टेक अगेन इसी रीजन को टच कर रहा है और नेबरहुड में भी आता है और एक्ट ईस्ट में भी आता है। तो ये दोनों का ब्रिज का काम करेगा। ठीक है, इसलिए बिम्स्टेक इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इंडिया की अभी रिसेंट लास्ट एक डेकेड की हिस्ट्री को देखें तो सार्क पूरी तरीके से कोल्ड शोल्डर हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो ऑल टाइम लो है आफ्टर पुलवामा एंड आफ्टर उरी, पठानकोट। उसके बाद तो बिल्कुल ये एक तरीके से कह लीजिए कि उसमें कोई होप ही नहीं बची है।
ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप फिर से स्टेब्लिश नहीं हो सकते, बट अभी के लिए फिलहाल देखा जाए तो सार्क पूरे तरीके से शंटेड है। ठीक है, तो जब सार्क शंटेड है तो इंडिया के पास रीजनल डिप्लोमेसी के लिए कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म बच ही नहीं जाता। इसलिए हम बिम्स्टेक पे इतना जोर दे रहे हैं कि सार्क ना सही, क्योंकि बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, हम इसको पुश फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली वो उतना मटेरियलाइज हो नहीं पा रहा है। तो एक तो ये रीजन हुआ कि सार्क में हम पूरे तरीके से सार्क शंट आउट हो चुका है और पाकिस्तान एक तरीके से उसमें नॉन कोऑपरेटिव मोड में है, तो हम उसमें कुछ मूवमेंट कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, एक प्रकार से उसे एक फेमस एनालिस्ट ने कहा जैम्ड व्हीकल, सॉरी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ही इसे ये टर्म दिया था, सार्क इज ए जैम्ड व्हीकल, वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है गाड़ी है। तो इस वजह से हम बिम्स्टेक पे ध्यान दे रहे हैं। और दूसरा, चाइना इस रीजन में बहुत तेजी से अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। ठीक है, तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, या आसियान हो, साउथ चाइना सी का जो मुद्दा है, तो घूम फिर के अपन देखें कि चाइना इस रीजन में बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। वो उसकी जो नेवी है, उसका जो मरीटाइम इन्फ्लुएंस है, और जो उसका लैंड इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली इस पूरे रीजन में स्टैंड ऑफ है। पहले भूटान वाला जो ट्राइलेटरल जंक्शन था, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर अभी ऊपर लद्दाख वाले रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो आप देख रहे हैं चाइना कंटिन्यूअसली पुश कर रहा है इस रीजन में, हर तरीके से, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली एंड नेवल पावर के थ्रू। तो हम भी उसका काउंटर हमें देना बहुत जरूरी है। हम उसका काउंटर कैसे दे सकते हैं? अब हम एक एज ए रिस्पॉन्सिबल सॉफ्ट पावर, या फिर हम एक कहें कि मोर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव पावर की तरह आ रहे हैं, जहां पे हम दूसरे छोटे देशों को इक्वल, हम बुली या बिग ब्रदर मतलब न बन के एल्डर ब्रदर की तरह यहाँ पे भूमिका शो करना चाहते हैं। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है बिम्स्टेक में, तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि बिम्स्टेक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बट इसमें इसका जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, मतलब बिम्स्टेक वर्क कैसे करता है, वो हमें समझना है। बिम्स्टेक में जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, वो है जो इसका हेड ऑफ स्टेट्स है। मतलब सपोज अपने केस में अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, बांग्लादेश के केस में अभी करंटली मोहम्मद यूनुस हैं, थाईलैंड की ये प्राइम मिनिस्टर है। तो जो भी हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी जो समिट होती है, जिसे समिट लेवल टॉक्स कहा जाता है, दैट इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी। ठीक है, सेकेंड फिर इसमें एक है मिनिस्ट्रियल लेवल, जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे हमारे एस जयशंकर साहब हैं, तो ये सेकेंड लेवल है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग है। फिर अगर आप नीचे जाओगे तो जो ऑफिशियल लेवल की मीटिंग्स हैं वो भी होती हैं। फिर इनके अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं, जो मैंने बताया था कि सातों कंट्रीज के अपने अपने सेक्टर्स हैं, तो हर सेक्टर का वर्किंग ग्रुप है, तो वो पर्टिकुलर कंट्री उसे लीड करता है। जैसे इंडिया किसको लीड करेगा, मैंने बताया था सिक्योरिटी वाले को, तो बाकी कंट्रीज के ऑफिशियल्स और इंडिया के ऑफिशियल आएंगे और मीटिंग करेंगे, तो ये हुआ वर्किंग ग्रुप लेवल। फिर बिजनेस टू बिजनेस टॉक्स और इकोनॉमिक फोरम, कि भाई दोनों कंट्रीज के जो भी बिजनेस, सातों कंट्रीज के जो भी बिजनेस लेवल के लोग होंगे वो मिलेंगे, तो जैसे कि नॉर्मली चलता है। अब ये सब बातें मतलब थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, बिम्स्टेक बहुत गजब का एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसमें बहुत पोटेंशियल है, बट प्रैक्टिकली हो क्या रहा है? आज 1997 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी और आज है 2025, तो 28 साल हो चुके हैं, और 28 साल में हमने सिर्फ 6 समिट्स किए हैं। ठीक है, तो आप एवरेज निकालिए कि 4 या 5 साल में एक समिट हो पा रहा है। ठीक है, तो इसी से पता चल रहा है कि बाकी लोग या उस पर कितना सीरियसनेस है। अब आप G20 देखो, या किसी और फेमस उसको देखो, तो उसकी हर साल समिट हो रही है, तो उसके कंपैरिजन में इतने क्लोजली, जहाँ पे G20 में तो पूरी दुनिया के 20 बड़ी इकोनॉमीज आ रही है,
यहाँ पे इतने क्लोजली रहने के बाद भी अगर हम लास्ट 28 ईयर्स में मात्र 6 सबमिट कर पाए हैं, अभी रिसेंटली जो हुआ वो 6 सबमिट था, थाईलैंड में हुआ, तो ऐसे में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हम इससे या जो पोटेंशियल हम इसमें चाहते हैं वो हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेग्लेक्ट, मतलब जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके अपने इतने चैलेंजेस हैं कि उनके लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है। हम बड़ी पिक्चर देख पा रहे हैं कि चाइना एक थ्रेट है, या इस रीजन में डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब कोऑपरेशन होगा वगैरह वगैरह। बट आप श्रीलंका देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबा हुआ था, अभी तो जस्ट बाहर निकला है या निकलने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश अगेन वो उससे बड़ी क्राइसिस में डूबा हुआ है। म्यांमार वो पूरी तरीके से कूप में और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में डूबा हुआ है। नेपाल भूटान की क्राइसिस आप जानते हो, नेपाल में तो, और इतने छोटे नेशंस हैं कि इनके लिए बस समझो कि कल का सोचते हैं, ये बहुत आगे का ये प्लान कर नहीं पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में इनको मैन्यूवर करना और एक साथ लेके आना और हमारे जैसा ये सोचें ऐसा एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है इंडिया के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, सार्क जैसे डिसफंक्शनल हो गया था, सार्क में तो पाकिस्तान का भी एंगल था, बट बिम्स्टेक में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि और कोई स्ट्रांग कंट्री है ही नहीं इंडिया के अलावा। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानने को नहीं है, और पर हमने कुछ चीजें इसमें डाला है, जैसे फॉर एग्जांपल सार्क और बिम्स्टेक का कंपैरिजन डाला है। तो सार्क, अगर आप इंडिया का मैप देखें तो ये पूरा रीजन सार्क है, और बिम्स्टेक में क्या हो रहा है कि हम ये दो कंट्रीज और ऐड कर दे रहे हैं, म्यांमार और थाईलैंड, और ये दो कंट्रीज को एलिमिनेट कर दो, और ये मालदीव्स को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, 3। तो ये पूरा जो रीजन बच रहा है दैट बिकम्स बिम्स्टेक। ठीक है, सार्क के साथ प्रॉब्लम क्या था, रीजनल पॉलिटिक्स, जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, और प्रैक्टिकली देखे तो इतना डिस्ट्रस्ट है कि वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, मिसट्रस्ट है, सस्पिशन है। ऑन द अदर हैंड बिम्स्टेक के साथ मैंने जो प्रॉब्लम्स है वो बता दी कि इनकंसिस्टेंसी है, और पूरी तरीके से एक लाइन पे आ नहीं पा रहे हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारा बस फायदा हो जाए। तो वो जो एक कोऑपरेटिव और फ्रेटर्निटी की जो अप्रोच होती है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो यहाँ पे मिसिंग है। चाहे कुछ भी हो, बिम्स्टेक में पोटेंशियल है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। और सेकंड चीज, इंडिया के पास अभी करेंट सिचुएशन में ऑप्शंस लिमिटेड है। सार्क पूरे तरीके से डिसफंक्शनल है, तो रीजनल कोऑपरेशन के लिए बिम्स्टेक से बेटर प्लेटफॉर्म अभी हमारे पास नहीं है। तो हम कितना भी क्रिप करें कि कंट्रीज कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हमें ही इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और हमें ही इसका टॉर्च बियरर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें जो भी इनिशिएटिव लेना पड़े हमारे तरफ से आगे से, एज एन एल्डर ब्रदर, कुछ इनिशिएटिव्स होने चाहिए। हमें ब्यूरोक्रेसी को कट डाउन करना पड़ेगा, और इसमें प्रैक्टिकली ऐसा कुछ करना पड़ेगा इनोवेटिव और क्रिएटिव कि ये चीज मूव करे, चाहे उसमें हम बिजनेस को फ्रंट पे करें, चाहे हम कल्चरल प्रोग्राम्स को या पीपल टू पीपल प्रोग्राम्स को फ्रंट पे करें। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये रिवाइटलाइज हो सके, और बिम्स्टेक का जो ट्रू पोटेंशियल है वो रियलाइज हो सके। ठीक है, अभी इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो इंद्रमणि पांडे हैं, और कुछ फैक्ट्स हैं बेसिकली आपको पता होने चाहिए। अ, अभी करेंटली थाईलैंड इसका चेयर था, तो थाईलैंड में जो 6 समिट हो गई, तो इसके बाद इन्होंने हैंडओवर कर दिया बांग्लादेश को। तो जो 7वीं समिट होगी वो बांग्लादेश में होगी। ठीक है, 2 सालों के लिए बांग्लादेश विल बी द चेयर ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, इसका जो सेक्रेटेरियल वो आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एक सेक्रेटरी जनरल होता है, फिर अलग अलग सेक्टर्स के डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और 6 समिट कहाँ हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये सारे हेड ऑफ स्टेट्स हैं।
उसके बाद बहुत सारे ये सब कुछ कुछ हुआ, वो उतना कोई जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। थाईलैंड का क्या इसमें वो था, थीम था, तो PRO, प्रॉस्परस, रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक। ठीक है, फिर एक एक का इन्होंने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया था कि प्रॉस्परस का क्या मतलब है, रेजिलियंट का क्या मतलब है, ओपन का क्या मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपकी जानने की इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये PDF मिल जाएगा, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको और डिटेल में जानने की जरूरत है। पर मेरे हिसाब से बिम्स्टेक के बारे में जितना मैंने बताया है, अगर आप इसे ध्यान से समझ लें और इन चीज़ों को मतलब इनकॉर्पोरेट कर लें, मतलब ऐसा कुछ रटने का नहीं है इसमें, तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। ठीक है, अचीवमेंट्स क्या क्या हुई हैं बिम्स्टेक की, तो मोटा मोटा समझ लीजिए कि भाई 1997 में ये बना, उसके बाद एक्सपैंड हुआ जो मैंने समझाया आपको। तो 2014 में इनकी पहली बड़ी अचीवमेंट क्या है कि भाई इन्होंने एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बना दिया, तो इससे ये पता चल गया कि नहीं सिर्फ कागजों में नहीं है, एक्चुअली सबका कमिटमेंट है। तो 2014 में इनकी पहली बड़ी अचीवमेंट है। 2016 में एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन साइन हुआ। 2018 में अगेन एक MOU साइन हुआ फॉर ग्रिड कनेक्टिविटी की। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो बिजली बनी तो वो बांग्लादेश में फ्रीली ट्रांसपोर्ट होने का मतलब ऑब्वियसली विथ चार्जेस, मतलब एक देश के ग्रिड को दूसरे देश के ग्रिड से कनेक्ट कर दिया। समझ रहे हो? नहीं तो आप सोचो कि इंडिया अगर बिजली बांग्लादेश को कैसे बेचेगा, है ना, ग्रिड से जाएगी ना। तो वो ग्रिड कनेक्टिविटी को लेके जो एग्रीमेंट था वो 2018 में हुआ, एक बड़ा कदम था। फिर 2022 में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी का जो मास्टर प्लान था वो साइन हुआ। अगेन इंपॉर्टेंट है बट मटेरियलाइज नहीं हो पाया है। मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया कि वो ट्रांसपोर्ट और BBIN और जो ट्राईलेटरल हाईवे है या कलादान है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो पा नहीं रहा है, बट फिर भी लिखना है तो ये 2-3 चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, लीड कंट्रीज कौन कौन से हैं मैंने समझा दिया था पीछे की स्लाइड्स में कि हर कंट्री को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से मिला हुआ है। इंडिया सिक्योरिटी का है, भूटान इन्वायरमेंट का है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये भी उतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। सो बिमस्टेक के लिए आई थिंक मैंने मोर देन इनफ आपको कंटेंट दे दिया है, और अगर आपको कोई इश्यूज हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कुछ अगर आपको ऐसी कमी लगी या कोई चीज़ अनकवर्ड थी तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। एंड अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको मतलब अपना ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम रेगुलरली नेशनल इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उन पे वीडियोस लेके आते रहेंगे और ये कंटिन्यूअसली एफर्ट चलेगा। ये हमारी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और जल्दी हम तीसरा वीडियो भी लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।